नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन आज है। बजट पर चर्चा का जवाब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे उनका संबोधन होगा, जिसके बाद बजट पर चर्चा का जवाब भी देंगी। कौन सी बातें रहने वाली है, इस पर सभी की नजर है। बहरहाल बजट पेश होने के बाद से लगातार चर्चा चल रही थी। राज्यपाल के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी प्रधानमंत्री ने धन्यवाद ज्ञापन किया, धन्यवाद संबोधन दिया लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में। और आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आज मैन पाट महोत्सव का रंगारंग आगाज होगा। सीएम भूपेश बघेल मैन पाट महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज से लेकर 14 फरवरी तक संस्कृति की छटा बिखरेगी। मंत्री ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव भी इस आयोजन में शामिल होंगे। कैलाश खेर, अनुज शर्मा, खेसारी लाल जैसे कलाकार यहां शामिल होंगे। काजल राघवानी, अक्षरा सिंह और स्थानीय कलाकार भी शामिल होने वाले हैं। तो मैन पाट महोत्सव छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पाट में आदिवासी संस्कृति की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। मैन पाट महोत्सव में जहां आज से लेकर 14 फरवरी तक संस्कृति की छटा बिखरेगी। मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू शामिल होंगे और आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कोवैक्सीन को लेकर मचे ऊहापोह के बीच डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्री टीएस सिंहदेव की चिट्ठी का जवाब दिया है। हर्षवर्धन ने कहा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद ही भारत में वैक्सीन दी जा रही है। इसके अलावा वैक्सीन के लेबल पर एक्सपायरी डेट के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए ये कहना कि एक्सपायरी की तारीख नहीं है, ये गलत है। ये वैक्सीन बाकी जगह भी भेजी जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी में साफ लिखा है कि वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल में आए डेटा के आधार पर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। इसके बाद ही वैक्सीन बनाई और दी जा रही है। ऐसी मंजूरी न सिर्फ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को भी दी गई है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कहा है कि कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल का परिणाम अभी नहीं आया है, इसलिए भारत सरकार कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में न भेजे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 11 महीने के बाद आज से 12 लोकल सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। कम दूरी की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को इसका लाभ होगा। जिन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है उसमें बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और डोंगरगढ़ के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनें शामिल हैं। फिलहाल ये ट्रेनें स्पेशल बनकर चलेंगी। यात्रियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रा की अनुमति होगी। बिलासपुर और रायपुर रूट पर लोकल सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू होने के बाद अब दूसरे रूट पर भी लोकल सवारी गाड़ियों के फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। रेलवे ने 19 और लोकल सवारी गाड़ियों को शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद अनिवार्य है। 12 लोकल ट्रेनें आज से चलने वाली है। इन तमाम खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्टार, इन बड़ी खबरों पर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, बड़ी खबरों की बात करें तो एक आज से छत्तीसगढ़ की संस्कृति के हिसाब से बात कर लेते हैं। पहले मैन पाट महोत्सव की शुरुआत आज से होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। काफ़ी पूरे सरगुजा संभाग की बात करें तो मैन पाट महोत्सव जो है काफ़ी लोकप्रिय रहता है और वहाँ पे उसकी और पर्यटन के हिसाब से उसको प्रमोट किया जाता है। और इस महोत्सव में शामिल होने के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि दूर दराज से इलाके से भी काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो उस पर
एक बड़ी खबर रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दूं, आज से छत्तीसगढ़ में लोकल ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। लगातार यात्रियों के दबाव के बाद और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया था कि आज से कोविड पेंडेमिक के बीच में गाइडलाइंस के तहत लोकल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ ही बता दूं आपको, इसमें क्योंकि देर रात तक ये फैसला नहीं हो पाया था कि इसकी टिकटें कैसी मिलेंगी, तो आज से लोकल ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। ये राहत भरी खबर है और इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पिछले दिनों हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोवैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी थी। इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से जवाब टी.एस. सिंहदेव जी को भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसके उपयोग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस प्रकार से देखा जाए तो इसके कोवैक्सीन के उपयोग को लेकर अब दोनों राज्य और केंद्र एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। तो इसमें दिन भर में कोई ना कोई इसमें भी और कुछ उठापटक रहेगी और ये जो भी इसमें अपडेट होगा फिर लगातार इसमें आगे हम पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर अपडेट आपको लगातार देंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। उज्जैन में बीजेपी विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सिंधिया भी शामिल होंगे। विधायकों के उज्जैन पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है। विधायकों के उज्जैन पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव को लेकर विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राकेश, बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली मध्य प्रदेश में? खासतौर पर बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर भी सुर्खियों में रहेगा। देखिए बिल्कुल, और बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की बात करें तो आज से ये शिविर शुरू हो रहा है। हालांकि इसे शिविर नाम दिया गया है, लेकिन हम कह सकते हैं जिस तरह की तैयारी की गई है उसके हिसाब से जो बीजेपी के तमाम कार्यक्रम चलेंगे, जो तमाम चुनाव हैं, उसकी पूरी ऐसे तैयारी हम कहा जा सकता है। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के जो संगठन के संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, वो शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही जो मुख्य रूप से फोकस जिन नेताओं पर किया जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ तमाम जो मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हैं वो इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, जो प्रहलाद पटेल की बात करें, थावर चंद गहलोत की बात करें, ये वो तमाम दिग्गज नेता हैं जो कि अभी केंद्रीय में नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री, विधायक और जो जिलों के प्रमुख हैं उन नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। खासतौर पर जो कहा जा रहा है, जो चर्चाएं हैं कि जो सिंधिया गुट के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनको भी पार्टी की रीति नीति जो है समझाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। हालांकि पार्टी का ये कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है और कुछ सालों में इस तरह की प्रक्रिया चलती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक और जो पूरे प्रशिक्षण शिविर की बात करें, आज जो 11 बजे शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 7 इसमें सत्र होंगे और जो सत्र हैं वो अलग अलग जो है उसमें रखे गए हैं, जिसमें तमाम जो ये नेतागण हैं उनको पार्टी की रीति नीति के साथ आगामी जो कार्यक्रम है उसकी जो है उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से फिलहाल बात करें, जो सबसे अधिक फोकस इस बात को लेकर भी रहेगा कि किस तरह पार्टी में काम करना है। लेकिन अभी जो नगरीय निकाय चुनाव है उस पर भी तमाम सरकार से लेकर पूरे पार्टी का नेतृत्व उसका फोकस है। और जिस तरह इससे पहले जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम में बीजेपी ने एक तरफा पर्चा फैलाया था, उसी तरह की तैयारी इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए बीजेपी करने की तैयारी है। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि अगला जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी किस तरह से पार्टी की तमाम योजनाएं हैं, पार्टी के तमाम कार्यक्रम है, उसकी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसको प्रशिक्षण शिविर जरूर नाम दिया गया है, लेकिन पार्टी का जो मुख्य रूप से फोकस इसी बात को लेकर है कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है वो फतह करना है, क्योंकि कह सकते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद सरकार के लिए, बीजेपी के लिए
एक नाक की बात होगी कि नगरीय निकाय चुनाव में जनता किस ओर झुकाव है, तो हम कह सकते हैं कि इसे जो नगरीय निकाय चुनाव पर सबसे अधिक फोकस रहेगा। इसके साथ ही आगामी जो तमाम कार्यक्रम हैं और जो अगले विधानसभा सत्र की तैयारी है उसकी भी रूपरेखा इस प्रशिक्षण शिविर में तय की जाएगी। शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में करीब 3 साल बाद विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस अभी से तैयारी में जुटे हैं। संगठन को विस्तार देने का काम जारी है, लेकिन इसे लेकर दोनों ही दलों में खींचतान और घमासान मचा हुआ है। यही वजह है कि हाईकमान को भी नेताओं को एडजस्ट करने में पसीना छूट रहा है। दोनों दल एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। अपनों को साधने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये दलों की मौजूदा स्थिति से साफ है। लंबी जद्दोजहद और दर्जनों मीटिंग के बाद घोषित भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कार्यकारिणी में जगह पाने से चूके कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि 35 साल से अधिक उम्र वाले दर्जन भर नेताओं को युवा कार्यकारिणी में जगह दी गई, जो कि पहले से तय नियम और क्राइटेरिया का खुला उल्लंघन है। असंतुष्ट युवा नेताओं ने आलाकमान से शिकायत की कि कार्यकारिणी में 35 से अधिक उम्र वाले पूर्व सांसद के भतीजे, पूर्व मंत्री के खास और भाजपा नेता के बेटों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। जिला अध्यक्ष के एक दावेदार ने तो प्रदेश कार्यकारिणी में जगह न मिलने से व्यथित होकर आत्मदाह तक की धमकी दी। मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू मौन हैं, जबकि पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बिजमन अग्रवाल के मुताबिक पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का निर्णय सबको स्वीकार्य होता है। अब ये पार्टी अपनी उपयोगिता के हिसाब से, काम के हिसाब से निर्णय करती है और ये पार्टी का निर्णय है, तो जो पार्टी का निर्णय है वो सबको स्वीकार है। इधर कांग्रेस में भी असंतोष कम नहीं। दावेदारों को साधने के लिए निगम मंडल से पहले प्राधिकरणों की सूची जारी की गई। यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा नेताओं को एडजस्ट करने के लिए पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, विशेष आमंत्रित और स्थायी सदस्यों हर श्रेणी में नियुक्ति की संख्या बढ़ाकर सबको स्थान देने का प्रयास है। हालांकि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ये पहले ही संकेत दे चुके हैं कि निगम मंडल में जगह वही पाएगा जिन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाया था या फिर जिन्होंने 15 साल तक जमीन पर पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी। पार्टी को उम्मीद है कि इसी टीम के जरिए 2023 की फतह हो पाएगी। जबकि भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि गुटबाजी चरम पर है, इसीलिए पदों की रेवड़ियां बांटी जा रही। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की कमेटियां बन रही है, जिला इकाई हो चाहे अन्य इकाई हो, एक प्रकार से रेवड़ी बांटने का चल रहा है। निगम मंडल में अभी तक नियुक्ति हुई नहीं है, इसलिए नियुक्ति के पहले जितने रेवड़ियों को बांट सको बांटो, ताकि निगम मंडल में कम से कम लोग उनके प्रतिस्पर्धा में आए। सारे जिलों का जब पुनर्गठन हुआ है तो नामजदगियां होंगी ही। जो कार्यकारिणी सुनिश्चित है संख्या, उसमें तो लोग रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी सचिव, सह सचिव जैसे अन्य पद होते हैं जिसमें हमेशा की परंपरा है नामजदगियां होने की। और मैं समझता हूं कि आदरणीय मरकाम साहब उसी प्रकार से नामजदगी कर रहे हैं। बीजेपी कह रही कि रेवड़ी बांट रहे हैं आप लोग। अब भाजपा तो रेवड़ी बांट भी नहीं पा रही है, इसका दुर्भाग्य है। कुल मिलाकर कवायद दोनों तरफ है, मकसद साफ है, 2023 के लिए सबको साध कर रखना। कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर अपनों को ना साधा तो नफे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। पर इस कवायद में ज्यादा कामयाब कौन है, ये देखना दिलचस्प होगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने धन संग्रह करने वालों को चंदाजीवी बताया है। उन्होंने कहा कि बाजे गाजे के साथ गली गली में जो चंदाजीवी घूम रहे हैं वो कौन है। अगर राज्य सरकार ये जानना चाहती है तो इसमें क्या समस्या है। हम हिंदू सनातन धर्मी हैं, हम चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि चंपत राय जी ने कहा है कि आरएसएस को चंदा लेने के लिए अधिकृत किया है। चंदे के बारे में पूछने पर राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी का प्रश्न किया जाता है। मंत्री चौबे ने कहा कि राम मंदिर के पक्ष में जो सहयोग संभव होगा हर सनातनी करना चाहता है। छत्तीसगढ़ से चावल उठाव का कोटा बढ़ाने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमारा चावल केंद्र सरकार नहीं लेगी तो छत्तीसगढ़ के लोगों को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुख्यमंत्री ने बात की है। केंद्र ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी है। अपने वादे से मोदी जी को पीछे नहीं हटना चाहिए। जो सचिव हैं अयोध्या मंदिर निर्माण ट्रस्ट के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने आरएसएस को अधिकृत किया है।
इसीलिए राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखा है कि अधिकृत लोगों के अलावा हर गली मोहल्ले में चंदाजीवी लोग जो घूम रहे हैं, तो ये चंदाजीवी लोग कौन है, क्या इनको अधिकृत किया गया है, ये केवल प्रश्न है। राम जन्मभूमि के लिए मंदिर निर्माण से जुड़े असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रति जो अशिष्ट टिप्पणी की है उनको वापस लेना चाहिए। उन्होंने जिस चंदाजीवी की बात कही है, आज पूरा कांग्रेस पार्टी चंदा के बदौलत ही संचालित हो रही है, सब दुनिया को मालूम है। मुझे लगता है रविंद्र चौबे जी बयानवीर बनना चाहते हैं। एमपी में कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चारों प्रभारी सचिवों को पार्टी कैडर को मजबूत करने का जिम्मा दिया है। खबर है कि चारों प्रभारी सचिवों से कमलनाथ ने जिला कांग्रेस कमेटियों का रिपोर्ट कार्ड तलब किया है। उन्होंने जिलों में पार्टी संगठन की स्थिति, गुटबाजी और फील्ड पर रिस्पांस के साथ साथ भीतर घातियों को लेकर खास तौर पर रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि निकाय चुनाव में भीतर घाती पार्टी को बड़ा डेंट लगा सकते हैं। इसलिए मुकुल वासनिक और कमलनाथ ने चारों प्रभारी सचिवों को उनके प्रभार वाले जिलों के वेटरन लीडर्स, यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के लोगों से दावेदारों और टिकट नहीं मिलने की वजह से भीतर घात करने वालों की लिस्ट मांगी है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस की इस कवायद को दिखावा बताया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस में टिकट उसी को मिलता है जिसके पास पैसा होता है। नगर पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम के प्रभारी माननीय कमलनाथ जी ने बताया, उनके नेतृत्व में सभी जो फेयर होगा, जो लोग युवा जीतने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मुझे लगता है मध्य प्रदेश के अंदर टिकट मिलेगी। नगरीय निकाय में जो एक लूटने की योजना बीजेपी चला रही है, इसको खत्म करते हुए नगरीय निकाय को ठीक करने का और आधारभूत मूलभूत व्यवस्था के ऊपर कांग्रेस काम करेगी। जिस राजनीतिक दल की पूरी तरह से जमीन खिसक चुकी हो, उसके बाहर से आयत हुए नेता क्या रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, और जो भी कवायद उनके कार्यकर्ताओं में टिकट की होड़ की है, वो केवल चंदाखोरी के लिए टिकट ले रहे हैं। करीब 2 दशक से दूषित पानी और किडनी रोगों से होने वाली मौतों की समस्या झेल रहे गरियाबंद जिले के सूपीबेड़ा समेत 9 गांव के लोग साफ पानी की मांग को लेकर रायपुर पहुंचे। नाराज होकर ग्रामीण पहले मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। सीएम के नहीं होने पर उन्हें वापस भेज दिया गया, जिसके बाद ग्रामीण पचपेड़ी नाका के पास सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। जिसकी खबर मिलने पर गृह मंत्री ने ग्रामीणों की मिलने के लिए मुख्यमंत्री निवास बुलाया और टेंडर कर पेयजल लाइन का काम जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री और राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों के दौरों और वादों के बाद भी आज तक सूपेबेड़ा और आसपास के गांव के हालात नहीं बदले हैं। यहां आज भी ग्रामीण फ्लोराइड और आयरन वाला दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके कारण लगातार किडनी रोगी बढ़ रहे हैं और कई लोग के मौत के मुंह में समा चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग को आश्वासन भी मिलता कि लग जाएगा, तुम्हारा कब लगेगा ये नहीं मालूम, लेकिन हम लोग को सर लगता है सर, हम लोग को ये जो हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी पी रहे हैं गंदा पानी वही पियेंगे। हम लोग को नहीं लगता कि साफ पानी हम लोग को मिलेगा। ऐसी आश्वासन बहुत बार मिल चुका है, बहुत बार मंत्री लोग से मिल चुके हैं। आज भी हम लोग आए थे सीएम साहब से मिलने, सीएम साहब नहीं है, उनके जगह में गृह मंत्री जी हैं। वो भी सिर्फ वही बोले, लेकिन कब चालू होगा क्या है उसका कोई ठिकाना नहीं है। सिर्फ आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा, कब होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। राजधानी रायपुर पुलिस के आला अधिकारियों के होश उस समय उड़ गए जब रायपुर कोतवाली संभाग में तैनात डायल 112 वाहन को लेकर एक आरक्षक और ड्राइवर फरार हो गया। अफरा तफरी के बाद आरोपी ड्राइवर और आरक्षक को दुर्ग पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन समेत पकड़ा। तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। घटना के बाद एएसपी रायपुर ने आरक्षक को निलंबित कर दिया और वाहन चालक को बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली संभाग के डायल 112 टाइगर 1 वाहन पर आरक्षक राम किंकर गावड़े और तोषण सिन्हा ड्यूटी पर तैनात थे। तभी डायल 112 कंट्रोल रूम से इवेंट देने के लिए कॉल किया गया तो आरक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया और वाहन में लगे वायरलेस सिस्टम को बंद कर दिया। जिसके बाद वाहन में लगे जीपीएस सिस्टम के आधार पर वाहन की लोकेशन रायपुर सीमा के बाहर जाती मिली तो डायल 112 के आला अधिकारियों ने आरक्षक के पास स्थित सरकारी मोबाइल पर कॉल किया तो अधिकारियों को पकड़ने की चुनौती देते हुए नागपुर जाने की बात कही। जिसके बाद पीएचक्यू के आला अधिकारियों को सूचना दी गई और दुर्ग पुलिस को पकड़ने के निर्देश दिए गए। कोतवाली थाने में उसकी 112 की ड्यूटी थी। पता चला कि वो अपने एरिया से बाहर चले गया है। दुर्ग में होने की जानकारी मिली। दुर्ग पुलिस की मदद से उसको बुलाया जा रहा है और संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी सर के द्वारा उसको निलंबित भी किया गया है।
IBC 24 की नशे के खिलाफ मुहिम के बाद एक्शन में आई पुलिस ने नशे के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे राजधानी में आने वाला नशे का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन नशेड़ियों ने नशे का ट्रेंड ही चेंज कर दिया है, जिससे नशीली गोलियों की खपत शहर में बढ़ गई है। पुलिस ने ऐसे ही अवैध नशीली गोलियां बेचते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कबीर नगर इलाके में रहने वाले आरोपी नीरज कुमार कर्नल को गिरफ्तार कर उसके पास से 240 नग प्रतिबंधित नशीली गोली जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 2500 रुपए बताई जा रही है। उधर शहर के कई इलाकों में प्रतिबंधित नशीली गोलियां आसानी से मिल जाना भी कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। कबीर नगर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। लगभग 240 नग नशे की गोली जब्त की गई है। NDPS की कार्रवाई की गई है। आरोपी भी कबीर नगर क्षेत्र का रहने वाला है और उससे एक मोटरसाइकिल और नशे की गोली बरामद की गई है। कोरबा के हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित कोल खनन परियोजनाओं के खिलाफ वनांचल ग्राम मोरगा में सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने नए कोयला खदानों के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन अधिग्रहित नहीं होने देंगे। हमारे गांव संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं और बिना ग्राम सभा की सहमति के भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय ने खनन कंपनियों के दबाव में जबरन भूमि अधिग्रहण की कोशिश शुरू कर दी है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पड़सा, पतुरिया, गिदमगुड़ी और मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक प्रस्तावित है। इसी क्षेत्र के ग्रामीण सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने कोल ब्लॉक को निरस्त करने की मांग दोहराते हुए आगामी दिनों में रायपुर तक पदयात्रा करने का निर्णय लिया। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार बानी हमार गोट श्रवण के साथ।